दोस्तों, आज हम डायबिटिक अल्सर के बारे में बात करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस आज एक बहुत ही कॉमन सी डिजीज़ है और ये पर्टिकुलरली इंडिया में तो बहुत ही प्रिवेलेंट है। तो इसके कुछ जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसमें बॉडी में बहुत बार-बार इन्फेक्शन का होना और बॉडी के जो वीकर पार्ट्स हैं, जहाँ पे वीकर इम्यूनिटी है, वहाँ पे बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन का होना, ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। तो आइए हम आज ऐसे अल्सर के बारे में चर्चा करते हैं, जिनमें डायबिटीज़ का एफ़्लिक्शन होता है, जो डायबिटीज़ के कारण होते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि आखिरकार ऐसा क्या है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनमें जो अल्सर उत्पन्न होते हैं, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि डायबिटीज़ के रोगियों में जो ग्लूकोज़ का लेवल है नॉर्मली, वो बढ़ा होता है और टिश्यू में ये ग्लूकोज़ का लेवल बढ़े होने से वो जगह या वो बॉडी इन्फेक्शन प्रोन हो जाती है। ऐसे लोगों में यदि पहले से कहीं कोई ऐसी अल्सर या पस फॉर्मेशन की जो इश्यू है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए जो पहला कारण है वो है टिश्यू में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ा होने से इन्फेक्शन प्रोन हो जाना। दूसरा एक बहुत कॉमन जो लक्षण होता है कि जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं, उनमें बॉडी में जो लिपिड्स हैं पर्टिकुलरली, वो जो छोटी वेसल्स हैं, जैसे कि जो आर्टरियोल्स हैं, यानी कि बहुत छोटी वेसल्स जो होती हैं, उनकी जो वॉल होती है, उसमें फैट का डिपॉजिट हो जाना, जिसको कि एथीरोमा कहा जाता है। एथीरोमा, और इस एथीरोमा के बनने से इन आर्टरीज में एथीरोस्क्लेरोसिस या आर्टरियोस्क्लेरोसिस हो जाती है, कठिनता हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। तो जब ऐसी स्थिति होगी, तो यहाँ पे जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो प्रभावित होगा और संबंधित ऊतक यानी कि संबंधित कोशिकाओं तक ब्लड कम मात्रा में पहुंचेगा। इस अवस्था को माइक्रो एंजियोपैथी कहते हैं। माइक्रो मीन्स छोटे वाली, एंजियो मीन्स वेसल्स, और पैथी मैंने रोग। तो छोटी वेसल्स में होने वाला रोग, और पर्टिकुलरली जो लोअर लिम्ब है, यानी कि जो पैर का जो वेसल्स हैं, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर उनमें समस्याएं उत्पन्न होती है। समस्याएं तो पूरी बॉडी में होती है, लेकिन यहाँ पे चूंकि ब्लड की सप्लाई पहले से ही थोड़ी कम होती है, तो वो ऐसी अवस्था में ऐसी वेसल्स में ब्लॉकेज होने से वो एरिया बहुत अधिक इन्फेक्शन प्रोन हो जाता है। जो तीसरा एक इशू है, वो है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, यानी कि जो रक्त में हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन में जो ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ने से, जिसको हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, वो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कम हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो वो जब ग्लाइकोसाइलेटेड हो जाएगा, यानी कि ग्लूकोज से वो भर जाएगा, तो ऐसी अवस्था में जो ऑक्सीजन का टिश्यू में जो है अवेलेबिलिटी है या डिसोसिएशन है, वो बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे ऑक्सीजन की भी समस्या हो जाएगी। तो वो फर्दर उस टिश्यू की जो वाइटलिटी है उसको कम कर देगी और समस्याएं उत्पन्न कर देगी। और इसके बाद एक जो आता है वो है डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटीज़ के रोगियों में जो नर्व्स होती हैं, सेंसरी हो चाहे मोटर हो, उनमें समस्याएं आती हैं, इन्फ्लामेशन होता है और ऑल्टर्ड सेंसेशन हो जाता है, यानी कि सेंसरी जो परसेप्शन है वो कम हो जाती है, मोटर भी कम हो जाता है। तो सेंसरी परसेप्शन कम होने से वहाँ पे जो है वो अल्सर फर्दर बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 मैकेनिज्म मैंने मेंशन की। पहला, टिश्यू में ग्लूकोज का बढ़ा होना। दूसरा, आर्टरियोपैथी या माइक्रो एंजियोपैथी, छोटी छोटी जो रक्त की वाहिकाएं हैं उनमें वसा का जमने से संकुचित हो जाना उनका। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, जिससे ऑक्सीजन का डिसोसिएशन टिश्यू में कम होगा। और डायबिटिक न्यूरोपैथी, जिससे कि ऑल्टर्ड सेंसेशन हो जाएंगी। तो ये मैकेनिज्म यहाँ पर काम करती है। अब जहाँ तक साइट्स की बात है, देखिए वैसे तो पूरी बॉडी में जो डायबिटीज़ के कारण उत्पन्न होने वाले अल्सर होते हैं वो हो जाते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक साइट्स यहाँ पे होती हैं। जो सबसे कॉमनेस्ट है वो है पैर, फुट। तो यहाँ पर जो अल्सर उत्पन्न होते हैं, बेसिकली इसको हम डायबिटिक फुट अल्सर या डायबिटिक फुट ही कहते हैं। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में यदि पैर में अल्सर हो जाए तो उसको ठीक करना बहुत ही कठिन हो जाता है,
क्योंकि जितना हम उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं उतना ही फर्दर वो डिटीरियरेट हो जाता है। तो ये तो कॉमनेस्ट एक साइट हो गई। उसके बाद स्क्रोटम, ऐसे पेशेंट्स में स्क्रोटम में एब्सिस होना, बैक में कार्बंकिल बनना। कार्बंकिल का मतलब पहले एक एब्सिस कैविटी बनेगी, उसमें मल्टीपल होल्स हो जाएंगे और वो काफ़ी दिनों तक जो है हील नहीं होता है। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में तो जैसे एब्सिस ड्रेन होती है तो वो हील हो जाते हैं, लेकिन ये कार्बंकिल बहुत मुश्किल से हील होते हैं। और पर्टिकुलरली ऐसे पेशेंट्स में यदि पहले से कोई सीबेशियस सिस्ट है, पीछे गांठ है, उसमें भी इन्फेक्शन होने का बहुत चांसेस होता है। ग्लूटियल रीजन में बहुत कॉमन है, और साथ ही साथ ऐसे केसेस में फिस्टुला होने के चांसेस भी बहुत अधिक रहते हैं। तो ग्लूटियल जो रीजन होता है उसके बीच में इन्फेक्शन होना, जो कि कई बार पाइलोनिडल साइनस की तरह मिमिक करता है, लेकिन वो पाइलोनिडल साइनस नहीं होता, बल्कि वहाँ पर जो है स्किन इन्फेक्शन होकर के एब्सिस फॉर्मेशन होता है। और साथ ही साथ फिस्टुला भी बनने के चांसेस डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत अधिक होते हैं। और इसी के साथ साथ ये पेशेंट्स में बेसिकली बेलेनाइटिस होकर के, यानी कि पेनिस के आगे भाग की जो स्किन है उसमें भी बहुत इन्फेक्शन प्रोन हो जाता है, और वो स्किन सिकुड़ करके फाइमोसिस में डेवलप हो जाता है। तो इसलिए फाइमोसिस भी ऐसे रोगियों को बहुत अधिक देखने को मिलती है। और साथ ही साथ पेरिनियम में, यानी कि जो स्क्रोटम और एनस के बीच का जो एरिया है वो भी इन्फेक्शन। तो ये कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे बेसिकली ये डायबिटिक अल्सर होते हैं वो बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि ये क्या खास इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखिए, ये जो अल्सर होता है बेसिकली ये पेनलेस होता है। शुरुआत में ये एक पेनलेस अल्सर बनता है, और इसका पेनलेस होने का कारण भी यही है कि इसमें कहीं ना कहीं न्यूरोपैथी का कॉम्बिनेशन यहाँ पे पाया जाता है। इसके बेस में पर्याप्त मात्रा में स्लफ होता है, वाइट जैसे स्लफ वहाँ पे मिलेगा, और उसमें से काफ़ी मात्रा में डिस्चार्ज होगा। ठीक इसके विपरीत जो बर्जर डिजीज होती है उसमें डिस्चार्ज मिनिमम होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत तेजी से इसमें जो है ये डीप पेनिट्रेट करता है, डीपर टिश्यू में चला जाता है, और इस स्प्रेडिंग नेचर का होता है, बहुत तेजी से स्प्रेड करता है, और डिस्चार्ज काफ़ी मात्रा में देखने को मिलता है, और इसी कारण से इन्फेक्शन भी बहुत तेजी से स्प्रेड होता है। इसमें आगे इसी की कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। अब क्रोनिक अल्सर में बेसिकली हमको कुछ लिम्ब डिफॉर्मिटी भी देखने को मिलती है। इन्फेक्शन प्रोन होने के कारण से इसमें एक समस्या सबसे बड़ी ये क्या आती है कि ये किसी एक स्थान से जैसे हम इन्फेक्शन को रिमूव करते हैं, ये उसके दूसरे स्थान में यानी कि उसके प्रॉक्सिमल पे भी जो है तुरंत स्प्रेड कर जाता है। इसी कारण से डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे। और यदि यहाँ पे न्यूरोपैथी डेवलप हो गई है, किसी कारण से न्यूरोपैथी डेवलप हो गई है, तब ये अल्सर जो है ट्रॉफिक अल्सर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ट्रॉफिक अल्सर भी डायबिटिक होते हैं। इसके साथ कुछ एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं, जैसे कि एक तो मैंने बताया कि न्यूरोपैथी, यानी कि जो नसें हैं उनका काम करना, ये सेंसरी जो नर्व्स हैं बेसिकली उनका कम हो जाता है, तो वहाँ पे टच सेंसेशन बेसिकली कम हो जाता है। और क्लोइंग टू, यानी कि जो पैर है, पैर का जो तलवा है वो क्लो के जैसे आकार का ऐसे मुड़ जाता है, क्योंकि कारण क्या होता है कि ये जो क्लो टू और हैमर टू होते हैं, इसमें अंदर की जो मसल्स होती हैं, तो मसल्स फाइब्रोज्ड होने से उनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है और उसमें डिफॉर्मिटी आ जाती है। तो ऐसे डायबिटिक फुट के जो पेशेंट्स होते हैं, किसी में आप देखते हैं कि पैर थोड़ा सा इनग्रो अंदर की तरफ मुड़ा होता है, किसी में क्लो शेप होता है, किसी में हार्ड होता है, तो यानी कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है मसल्स की वो खत्म हो जाती है। साथ ही साथ नीचे की बोन में इन्फेक्शन जा करके ऑस्टियोमाइलाइटिस भी हो सकती है वहाँ पे इन्फेक्शन। और स्प्रेडिंग सेलुलाइटिस एक बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें कि यदि पैर में इन्फेक्शन है और बहुत सारी अवस्थाओं में यदि बिलो नी एम्पुटेशन किया जाता है, यानी कि वो एरिया काट दिया जाता है, तो इन्फेक्शन उससे और ऊपर की तरफ फैलता है, या नीचे इन्फेक्शन हुआ और बहुत तेजी से जो है प्रॉक्सिमल साइड में फैलता है, और उस स्प्रेडिंग सेलुलाइटिस के कारण से जो है वो इन्फेक्शंस और सेप्टिसीमिया, यानी कि ब्लड में इन्फेक्शन होने के कारण से बहुत कई बार सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है, फल्मिनेंट इन्फेक्शन हो जाता है, और ऑर्गन फेलियर होकर के ऐसे केसेस में डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि जो डायबिटिक अल्सर होते हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं करने में। इसलिए ऐसे रोगी जिनमें डायबिटीज़ है उनमें उनको अपने पैर को बहुत ही प्रिजर्व करके रखना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी न किसी प्रकार से कोई भी माइक्रो ट्रॉमा, छोटा ट्रॉमा
या नेल की प्रॉब्लम या नेल इनग्रो ये सब नहीं हो, उनको पैर का बहुत ध्यान रखना चाहिए, स्वच्छता रखनी चाहिए ताकि वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो। तो दोस्तों, ये डायबिटिक अल्सर के बारे में मैंने कुछ बातें आपको बताई। थैंक यू वेरी मच।